नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? आशा है कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम एक ऐसा हिंदी का एक ऐसा टॉपिक लेकर आए हैं जो लगभग सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछा जाता है। टॉपिक का नाम है संधि। और संधि जो है, इसको हमें जानना बहुत जरूरी है। तो कि संधि की होती क्या है, इसकी ज़रूरत क्यों होती है, ये सब हम इस वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, तो कृपया थोड़े धैर्य के साथ इस वीडियो को सुने। लेकिन मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि इस वीडियो के बाद संधि से संबंधित आपके जो मन में या दिमाग में किसी प्रकार की कोई डाउट्स नहीं रहेंगे। ये दोस्तों, साथ में बेहतर तो ये रहेगा कि आप अपने साथ एक नोटबुक पेन भी साथ रखें और जो फैक्ट आपको इम्पोर्टेंट लगते हैं उनको नोट डाउन करें। चलिए, अब ज़्यादा समय न गवाते हुए हम इस संधि विषय को पढ़ेंगे कि संधि होती क्या है। सबसे पहले कि जो है इसकी परिभाषा जानेंगे कि संधि होती क्या है। दो निकटवर्ती ध्वनियों के मेल से उनके रूप में जो परिवर्तन आता है, यानी दो निकटवर्ती ध्वनियों के मेल से जो शब्द में परिवर्तन आता है, उसको हम संधि कहते हैं। निकटवर्ती ध्वनि, जैसे हम एक उदाहरण लेते हैं, हिम जमा आल्य। आल्य, इसमें दो निकटवर्ती ध्वनियां क्या है, ये शब्द में इसमें है मैं, और मैं में क्या मिला हुआ है, ए। ऐसे आ में स्वर आ है, तो ए जमा आ, ए जमा आ से कौन सी मात्रा का आगमन हुआ, आ का ही हुआ, तो फिर बना हिमालय। तो इस प्रकार से इन दो निकटवर्ती ध्वनियों के मेल से ये आ जो बना, यही परिवर्तन किया कि हिमालय जो शब्द बना। तो इन निकटवर्ती ध्वनियों के मेल से जो परिवर्तन हुआ उसी को हम संधि कहते हैं। ठीक है। तो अब प्रश्न ये उठता है कि भाई जो है, किसी भी प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है कि भाई संस्कृत में भी आपको पता है कि जो है संधि होती है और हिंदी में भी होती है। कि आपसे प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि हिंदी में जो संधि होती है वो कैसे शब्दों की होती है। जैसे कि मैंने बताया आपको, संस्कृत में भी संधि होती है, लेकिन संस्कृत में जो संधि होती है वो तत्सम शब्दों में होती है, जबकि हिंदी में जो संधि होती है वो तद्भव शब्दों की होती है। ये ध्यान रखना, प्रश्न में पूछा जा सकता है। अच्छा, फिर संधि की आखिर हमें जरूरत क्या है पढ़ने की, ये भी पूछा जा सकता है। तो हम बताएंगे कि नया शब्द जो है संधि प्रदान करती है, छोटा उसको बनाती है और शब्द को सुंदर बनाती है, इसलिए हमें संधि की जरूरत होती है। तो ये प्रश्न भी आपसे पूछे जा सकते हैं, क्योंकि आपको बताया है कि पुराने तरीके के प्रश्न का समय या दौर जो है वो जा चुका है, क्योंकि ये सब पढ़ के आते हैं, संधि के भेद, संधि की परिभाषा, लेकिन कुछ नया लेके आएंगे। जो भी पेपर सेट करने वाला होता है वो कुछ ना कुछ ऐसा नया जरूर लेके आता है जो बच्चा उम्मीद नहीं करता है, जो प्रतियोगिता में भाग लेने वाला स्टूडेंट बिल्कुल उम्मीद नहीं करता, वो प्रश्न वो छाट के लाते हैं। तो इस प्रकार के प्रश्नों को आप जरूर दिमाग में रखें। ऐसे प्रश्न आपका एक एक नंबर जो है एवरी 1 मार्क्स जो है वो इम्पोर्टेंट है, वो मेरिट डिपेंड करता है, इसलिए आपको छोटी छोटी बातों को भी ध्यान देना जरूरी है। संधि के भेद कितने, अब ये आता है कि संधि के हम जो है लगभग पढ़ते रहते हैं कि भाई नॉर्मल सी बात है कि संधि के भेद कितने हैं। तो ये देखिए, संधि के जो भेद हैं वो 3 हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। अब इनको जो है हम डिटेल से नीचे जानेंगे। देखिए, स्वर संधि क्या होती है, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि स्वर संधि होती क्या है। स्वर संधि, जहां एक स्वर का दूसरे स्वर से मेल हो तो वहां स्वर संधि होती है, यानी स्वर से स्वर का मेल होता है। जैसे अभी मैंने हिमालय का जो उदाहरण दिया, तो उसमें दोनों स्वर थे, उनके मेल से जो परिवर्तन हुआ था वो स्वर संधि कहलाई। अब खुद स्वर संधि के कितने भेद हैं, ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। जैसे संधि के 3 भेद, 1 2 3 ये वाले हैं, ऐसे ही खुद स्वर संधि जो है अलग से, इसके अपने भेद कितने हैं, वो 5 हैं। पहला है दीर्घ संधि, दूसरा गुण संधि, तीसरा वृद्धि संधि, चौथा जो यण संधि, 5वां वो अयाति संधि। तो पूछा जा सकता है स्वर संधि के कितने भेद हैं, तो हम बताएंगे स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद कि जो है सबसे पहला जो संधि का जो भेद हमने जाना वो क्या था, दीर्घ संधि। सबसे पहला जो भेद था वो हमारा क्या था, दीर्घ संधि था। तो दीर्घ संधि क्या होती है वो जानेंगे, जहां एक स्वर के आगे वैसे ही या वैसा ही स्वर आ जाए, जहां एक स्वर के आगे उसके जैसा ही स्वर आ जाए तो वो दीर्घ संधि होती है। अब दीर्घ मतलब क्या होता है, दीर्घ का मतलब होता है बड़ा, दीर्घ का मतलब क्या होता है, बड़ा। कैसे इसको बड़ा किया जाएगा हम अब जानेंगे। देखिए अब कैसे करते हैं हम आगे इसको, जैसे उदाहरण से हम इसको जानने की कोशिश करेंगे। दीप जमा अवली। देखिए दीप है, इसमें प को देखिए आप, इस प में ए मिला हुआ है और आगे अवली में भी ए है पहला,
तो यानी पहले शब्द का आखिरी वर्ण दूसरे का पहला वर्ण, इन दोनों का मेल हुआ तो ए जमा ऐसे क्या बना, आ बना। ठीक है, तभी देखिए दीप है के आगे आ की मात्रा लगी, ये देखिए तब जाके ये बना दीपावली। तो यानी यहाँ क्या हुआ, यहाँ हुआ दीर्घ रूप इसका, यानी ए जमा ए का दीर्घ क्या हुआ, आ। इस प्रकार से फिर आगे बनेगा ई जमा ई, उससे बड़ी ई की मात्रा आ जाएगी। ऐसे ऊ जमा ऊ हो जाएगा, उससे बड़ा ऊ की मात्रा होगी। या ऐसा भी हो सकता है ए जमा आ भी हो सकता है तो भी आ होगा, ई जमा बड़ी ई होगा तो भी बड़ी ई होगा, ऊ जमा बड़ा ऊ होगा तो भी बड़ा ऊ होगा, और ऊ जमा ऊ होगा तो भी ऊ ही होगा, यानी सॉरी बड़ा ऊ होगा। तो इस प्रकार से ये दीर्घ रूप होगा, दीर्घ मतलब बड़ा। अब और उदाहरण देखते हैं हम, जैसे अब देखेंगे हम कि अति जमा ई, अति में छोटी ती में छोटी ई जमा बड़ी जमा ई, तो इससे बड़ी ई हुआ। तो ये देखो अति में ती बड़ी है। नदी जमा इंद्र, नदी जमा इंद्र में हम देखेंगे नदी में बड़ी ई, फिर इसके बाद छोटी ई, तो फिर उसका बड़ा रूप क्या हो गया, बड़ी ई हो गया। तो देखिए दी के ऊपर बड़ी ई की मात्रा है। ऐसे अनु जमा उदित, अनुदित में भी क्या है कि इस नु में ऊ की मात्रा है, आगे ऊ है, तो दोनों से बड़ा ऊ की मात्रा अनुदित शब्द में आई। अच्छा, ये तो था सीधा सा तरीका जिसको समझाने का। अब हम कंफ्यूज ना हो तो उसके लिए एक ट्रिक बनती है, वो आपने ध्यान देनी है, बहुत जरूरी है वो ट्रिक आपने ध्यान देनी है। वो क्या है देखते हैं। कई बार आपको शब्द दे दिए जाएंगे और उसमें पूछा जाएगा कि इसमें कौन सी संधि है। जैसे आपको दीपावली शब्द दे दिया, इसमें पूछेगा कि इसमें संधि कौन सी, दीर्घ संधि है या यण संधि है या वृद्धि संधि है या पूर्ण संधि है। तो हमने बताया था जहाँ ये ध्यान रखना, जहाँ आ की मात्रा जाए या बड़ी ई की मात्रा जाए या बड़ा ऊ की मात्रा जाए, तो वहां आपका हमेशा रहेगा दीर्घ संधि। दीर्घ संधि, दीर्घ मतलब बड़ा, दीर्घ मतलब बड़ा। देखो जैसे दीपावली में दीपा, तो ये पा में आ की मात्रा है। ऐसे हम संधि करेंगे दीप जमा अवली, तो ये यहाँ आ की हुई, तो हमने बताया आ जाए। फिर देखो बड़ी ई आ रहा है, ती के ऊपर बड़ी ई है तो बड़ी ई आ गया, तो हमें पता है दीर्घ संधि, दीर्घ मतलब बड़ा। अनुदित में नु में बड़ा ऊ की मात्रा है, तो हमने बताया जहां बड़ा ऊ की मात्रा इस प्रकार से आ गई तो हमारा दीर्घ संधि होगा। अब इसको और दूसरा तरीका याद करने की क्या होता है कि एक छोटी सी ट्रिक हम आजमाएंगे कि किसी चीज से जोड़ के इसको याद करेंगे। मानो दीर्घ, मैंने अभी आपको बताया दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। अब बड़ा सपोज कर लो कि कोई बड़ा आदमी है, कोई बड़ा आदमी है, पैसे वाला है, उसके सामने अगर वो काम के लिए किसी को कहता है कि भाई मेरा ये काम करो, तो सब क्या बोले, कोई उसका नौकर है या कोई और है, आ ई ऊ आऊं, कि आपके काम के लिए आऊं, आ ई ऊ आ ई ऊ आऊं। तो यानी दीर्घ बड़ा आदमी बोले तो सब बोले आ ई, या तो महिला होगी तो बोले आई, और पुरुष होगा तो बोलेगा आऊ आऊं। तो इस प्रकार से आ ई ऊ आऊं या आ ई आई, इस प्रकार से दीर्घ बड़े बड़ा और बड़े आदमी के सामने सब आ ई आई या आऊं ऐसे बोलेगा। भाई आप बोलिए मैं क्या करूं आपके लिए। तो इस प्रकार से ट्रिक ये है, आपको छोटी छोटी चीजों को जोड़ के अगर हम याद करेंगे तो वो लंबे समय तक याद रहेंगे। बिना जोड़े चाहे कितनी ही परिभाषाएं आप याद कर लें, नहीं याद रख पाएंगे। अपने आसपास की चीजों से जोड़ के फिर सीखने की कोशिश कीजिए, निश्चित रूप से आपको लंबे समय तक याद होगी। ये एक छोटी सी वैसी चलती ट्रिक है, तो आप अपनी खुद की ट्रिक भी बनाएंगे तो वो और भी बेहतर होगी। मेरे से ज्यादा आप अपनी खुद की ट्रिक बनाएंगे, उनको जोड़ेंगे चीजों से, तो वो आपको लंबे समय तक याद रहेगी। परिभाषाएं कभी भी ऐसी याद नहीं रहती है, हमें अपने ट्रिक से किसी न किसी तरीके से वो याद करनी पड़ती है। तो मैंने बताया दीर्घ मतलब बड़ा, और बड़ा आदमी जब भी चाहे महिला या पुरुष को काम के लिए बोलेगा तो महिला बोलेगी आई, और पुरुष बोलेगा आऊं, क्या मैं आऊं। इस प्रकार से हम इसको याद करेंगे। और अभी मैंने बताया दूसरी क्या ट्रिक बताई थी, दूसरी यही थी कि जब बड़ा आ बड़ी ई और इसके अलावा बड़ा ऊ की मात्रा जहां भी आपको दिखे, जैसे दीपावली में पा की में आ है, अति में ती में बड़ी ई है, और इसके बाद अनुदित में बड़ा ऊ की मात्रा, जहां ये मात्राएं आपको नजर आएंगी ये, तो वहां आपका दीर्घ संधि होगा। चलिए आगे चलते हैं। हमारा आता है इसके बाद गुण संधि। गुण संधि क्या होता है कि जहां पे ए आ आपके इधर की साइड होंगे लेफ्ट में, और राइट में जो शब्द होगा उसका पहला अक्षर होगा, उसमें क्या होगा, ए आ के बाद दूसरी तरफ इधर ए आ मिलेगा आपका, और ए आ की मात्रा इधर आपका छोटी ई और बड़ी ई मिलेगा।
तब इनके मेल से एक नई जो मात्रा का आगमन होगा वो होगा ए से ए डी, जैसे हम बोलते हैं ए। और इसके बाद ए आ के बाद लेफ्ट साइड ए आ होंगे, इधर छोटा ऊ या बड़ा ऊ होगा, उससे बनेगा हमारा आई की मात्रा। इसी प्रकार से लेफ्ट साइड ए आ हो और उसके बाद री की मात्रा हो, तो फिर जो आएगा, जो ध्वनि होगी जो उनके मेल से, वो होगी अर। क्या आएगा? अर। तो हम इसको आगे जानेंगे, हम देखते हैं कैसे क्या इनसे शब्द बनते हैं, उदाहरण से बेहतर समझ में आएगा। थोड़ा सा बस पेशेंस रखिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और इसको खुद साथ साथ भी मनन करते जाए। मैं बहुत धीरे चल रहा हूँ इसलिए कि ताकि आप इसको साथ साथ मनन करते जाएं। ए आ के बाद री आएगी तो क्या आएगा? अर। अर की जो है ध्वनि का आगमन हो जाएगा। अब देखिए इससे शब्द बनते हैं जैसे खग जमा इंदर। हमने बताया खग में क्या है? ग में ए प्लस इंदर, इंदर में क्या है? ई। तो मैंने बताया लेफ्ट साइड ए, इधर ई, इनके आगमन से क्या बना? ए की मात्रा। और ए की मात्रा ऐसे लगेगी, ऐसे लगेगी। तो देख लीजिए खगेंद्र, खगेंद्र में ए की मात्रा लगी तो ए और ई से ए बना और ए की सिंगल मात्रा बन गई। ऐसे अप जमा इक्षा, ऐसे ही क्या था? अप जमा इक्षा, अपेक्षा। तो देखिए अप में कौन सी मात्रा है? अप में है आपकी पै, पै में ए की मात्रा है और ये बड़ी ई बना, और इससे भी कौन सी मात्रा का आगमन हुआ? इसका हुआ, जिसको हम ऐसे लिखेंगे। ठीक है। इसके बाद आगे देखते हैं कि ऐसे ही देव में ए की, फिर इसमें ई की, उससे भी ये मात्रा का आगमन हो गया हमारा। अब ओ का भी कोई हम शब्द करना चाहें तो उसमें मिल जाएगा। कहीं भी आप बुक्स में देखोगे तो आपको इस प्रकार के, अकेला ये नहीं कि ये 2 3 4 शब्द से आपका काम चलेगा, ये तो सिर्फ आपको मात्र समझाए जा रहे हैं। आपको संधि की जो भी आपके पास बुक है उनको, उनके ज्यादा से ज्यादा शब्द पढ़िए, और ये जो आपको सूत्र या तरीका जो बताया जा रहा है इसको अपनाते हुए जब समझेंगे तो आपको संधि परमानेंट याद हो जाएंगी। ऐसे ही ये है देव जमा ऋषि। तो देव में ए है और उसके पश्चात क्या आया? री आया, और उससे क्या आगमन हुआ? अर। देवर्षि, देव अर्षि। तो यानी ये जो रह लगा है सह के ऊपर, सह के ऊपर जो ऐसे करके जो रह लगा है, ये जो आएगा तो वो समझ आना आपका गुण संधि है। और ऐसे ही आपका, एक मिनट रुकिए, ऐसे ही आपका ओ आ जाएगा। ओ की मात्रा जहां आएगी तो वो भी आपका गुण संधि होगा। तो इसकी पहचान के लिए सबसे जरूरी जो चीज है जो आपको जाननी है वो क्या है? वो ये है कि इसकी पहचान के लिए ए, ओ और अर ये आएंगे। तो ए के लिए ये सिंगल मात्रा, ओ के लिए ऐसे करके मात्रा आएगी, और फिर आपका अर, अर के लिए अभी मैंने बताया ऐसे मात्रा आएगी। जहां भी किसी शब्द में आप ऐसी मात्रा देखें तो आप समझ जाना वो आपका गुण संधि है, वो आपका गुण संधि है। जैसे खगेंद्र में ये एक मात्रा ऐसे भी, ऐसे ये हो गई, और ओ की मात्रा जब आएगी तब भी आपका क्या होगा? गुण संधि का। अर के लिए ऐसे करके यूं जो मात्रा आएगी वो आपका अर की मात्रा होगी, तो आपका होगा गुण संधि हो जाएगा। अब देखिए इसको याद करने का एक और छोटी सी ट्रिक है। वो क्या है कि देखिए जो भी गुणवान व्यक्ति होता है, जो भी गुणवान व्यक्ति होता है वो जल्दी कौन से शब्द नहीं, किसी को क्या नहीं बोलता? ए, ए ऐसे करके नहीं बोलेगा, ओ ऐसे करके नहीं बोलेगा, और अरे, अर, अरे ऐसे बहुत कम बोलेगा। तो इस प्रकार का संबोधन ए ओ, ए ओ और अर, मतलब अरे, ऐसा गुणवान व्यक्ति किसी को नहीं बोलेगा। ये ट्रिक है बस चीज को याद करनी। तो इसका मतलब जहां गुणवान व्यक्ति समझ लीजिए, और वो ए ओ अर ये नहीं बोलेगा, तो इसका मतलब ये उसके अंदर गुण संधि में आएंगे। तो चीज को जोड़ के याद करने का तरीका है कि गुण को मतलब गुणवान व्यक्ति वो किसी को ए ओ अर ऐसे नहीं बोलेगा, यानी वो सम्मानजनक तरीके से किसी को बोलता है। तो गुण संधि याद करने का ये तरीका है जिसमें ए ओ और अर की मात्रा आए, वो ऐसे, ए की ऐसे, ओ की ऐसे और अर की ऐसे मात्रा आएंगी, वो आपका गुण संधि होगा। अब चलिए इसको आगे देखते हैं। हमारा आता है वृद्धि संधि। इसके बाद वृद्धि संधि में क्या होता है कि वृद्धि संधि में इधर लेफ्ट साइड अभी हमारे ए आ चल रहे हैं, तो ए आ लेफ्ट साइड में होंगे, और राइट में जो शब्दकोश का प्रारंभ में क्या मात्रा होगी? अभी तक तो गुण संधि में ई की मात्रा आई थी, फिर बड़ी ई की मात्रा आई थी, ऐसे ही इसमें क्या आएगी? ए और आई की मात्रा इधर राइट साइड में आएगी, उससे वृद्धि हो जाएगी। जो गुण था उसकी वृद्धि हो जाएगी। तो गुण में क्या था?
सिंगल मात्रा थी। तो यहाँ क्या होगा, इन दोनों के मेल से ए आ के आगे ए या आई की मात्रा आ जाए, चाहे कोई भी मात्रा चाहिए इन दोनों में से, और इन दोनों के सामने, तब आपका बनेगा आई। हमारा गुण में आया था सिर्फ ए जिसकी मात्रा सिंगल थी, और आई की जो मात्रा होगी शब्द पे वो ध्यान रखना ऐसे करके डबल मात्रा होगी। ठीक है, ऐसे ही हमारा ए आ के बाद क्या आ जाएगा, ए आ के बाद अगर हमारा आएगा, ए आ के बाद आ जाएगा नीचे देखिए ओ और आओ, क्या आए, ओ और आओ, ओ और आओ आएगा तो फिर मात्रा किसकी आ जाएगी, आओ की आ जाएगी, तो ये भी वृद्धि होगी। तो इसमें भी मात्रा ऐसे करके जब डबल मात्रा आओ की आ जाए तो भी आपका वृद्धि संधि होगा। यानी अगर इसको अब हम देखें इसका उदाहरण, तो हमारा जो उदाहरण होगा वो ये होगा, देखिए एक जमा एक, एक जमा एक, ये देखिए एकाइक, एकाई एक, एकाइक, तो यानी कै के ऊपर डबल मात्रा देखिए बीच वाले कै पे। तो मैंने बताया इधर एक में कै, कै में किसकी मात्रा है, ए, और फिर ये जो एक है उसका पहले वर्ण में ए ए डी है, तो इससे बन गया आपका, सॉरी, तो इससे बन गया आपका आई, यानी डबल मात्रा। ठीक है, ये देखिए आपकी डबल मात्रा। ऐसे ही बताया ए आ के बाद जल जमा औषधि, जल जमा औषधि, तो जल जमा औषधि में जल में लय है और लय के सामने आउ की मात्रा है, तो यानी लय में क्या है, ए, लय में क्या है, ए, और इसके बाद आउ है, तो दोनों से क्या बन जाएगी, आओ की मात्रा, जो कि ऐसे करके डबल करके लिखी जाएगी, तो क्या हो गया, जलौषधि। ऐसे तथा जमा ए तथेव, ये हमारे हो जाएंगे इसके उदाहरण। तो अब इसका निष्कर्ष क्या निकल के आया, इसका निष्कर्ष ये निकल के आया, जहां पे वृद्धि संधि होगा तो आपको ध्यान रखना होगा कि हम कंपैरिजन करेंगे गुण और वृद्धि का, कि गुण के अंदर तो ऐसे करके ए डी की और दूसरी हमारी मात्रा थी ओ की और आर की मात्रा लगी होगी। वृद्धि संधि के अंदर हमारी होगी आई की मात्रा, यानी आई जो है उसकी मात्रा ऐसे करके डबल होगी और आउ की मात्रा ऐसे करके डबल होगी, ये हमारी मात्रा इसमें होंगी, ये अंतर है। अब ये गुण था हमने बताया और ये था वृद्धि संधि। अब वृद्धि संधि का ट्रिक क्या होगी, ट्रिक ये होगी कि जब गुणवान व्यक्ति कोई प्रयास करता है तो उसकी संपत्ति में वृद्धि होगी। अब देखो ये गुणवान व्यक्ति के पास पहले संपत्ति थी सिंगल मात्रा, जैसे ही उसके पास उसके गुणों के कारण संपत्ति बढ़ी तो देखो मात्रा बढ़ गई, ये देखो एक से दो मात्रा, एक से दो मात्रा, संपत्ति की तरफ उसकी मात्रा बढ़ गई, तो यानी गुण संधि के बाद जो वृद्धि संधि आएगी उसमें मात्रा बढ़ जाएगी। इस प्रकार से इनको जोड़ के याद करने की कोशिश करेंगे तो आपको परमानेंट याद हो जाएगा, कभी नहीं भूलेंगे। और साथ ही साथ वीडियो के आप इसको मनन जरूर करें, तो निश्चित, और वीडियो देखने के बाद बैठ के शांत चित्त से इसको मनन करने की कोशिश कीजिए, आप कभी भी संधि के बारे में कंफ्यूज नहीं होंगे। चलिए आगे चलते हैं, ये हमारा वृद्धि संधि हुआ। इसके बाद आता है यण संधि। इसमें अभी तक हमारे जो लेफ्ट साइड में हम जो कर रहे थे वो ए आ रहे थे, और अब क्या होगा देखिए, यण संधि में ए ई उ री, ए आ अब जा चुके हैं लेफ्ट साइड में, इधर की तरफ हमारा क्या आएगा, शब्द जो होता है एक लेफ्ट में होता है एक राइट में होता है, तो लेफ्ट वाले का लास्ट वर्ण होता है और राइट वाले का फर्स्ट वर्ण होता है। इनके मेल से जो परिवर्तन आता है वही संधि कहलाता है। तो देखिए हम इनके मेल से कैसे सीखेंगे कि लेफ्ट साइड में कौन से आएंगे वर्ण, कि ये वाले वर्ण आएंगे, भाई ई आ जाए, बड़ी ई आ जाए, छोटा ऊ आ जाए या री आ जाए, ये वाले वर्ण आपके आ जाए, और इसके बाद कोई भी स्वर की मात्रा आ जाए, इधर की साइड कोई भी स्वर की मात्रा आ जाए, तब देखिए आपका क्या बनेगा, ई के बाद आपका क्या बनेगा, ई के बाद आपका बनेगा, ये देखिए ई, और दोनों ई के बाद कोई भी स्वर आएगा, तो मान लो ए आया, ई ए, एक बार मन में उच्चारण ये आया, देखो जब मन में हम उच्चारण करेंगे ई है बोल के देखो ई है, तो ये आया, तो ये का आगमन होगा। ऐसे ही अगर ऊ है, अगर लेफ्ट साइड में ऊ है, उसके बाद मान लो कोई भी वर्ण आता है, स्वर आता है, कोई भी स्वर आता है, लेफ्ट साइड में आपका है ऊ या बड़ा ऊ, फिर कोई भी स्वर आता है, सपोज कर लो ए आता है, तो उच्चारण कीजिए ऊ ए, ऊ है, तो वे का आवाज आती है,
तो वह की आवाज आएगी, तो ये हो जाएगा आपका वह। यानी ऊ या बड़ा ऊ के बाद अगर कोई ए या कोई अन्य स्वर आएगा तो वह आएगा, और ई या इस बड़ी ई के बाद कोई स्वर आएगा तो उससे यह की आवाज आएगी, तो होगा यह। ऐसे ही फिर आएगा इसमें री, लेफ्ट साइड होगा, इधर कोई स्वर आएगा तो फिर रे की आवाज आएगी, री से रे की आवाज आएगी। अब हम तुलनात्मक अगर अध्ययन देखें, अगर हम तुलनात्मक री बस सिर्फ 2 स्वर संधि में आया है हमारे। एक तो आया था गुण में, गुण में क्या आया था, री अर की आवाज दे रहा था, और यण में जो री है वो रे की आवाज देती है। यहाँ कंफ्यूज होते हैं सबसे ज्यादा, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि जहां अर की आवाज ऐसे आएगी तो आपका होगा गुण संधि, और जहां ये री जो है रे की आवाज देगा वहां आपकी होगी कौन सी संधि होगी, जैसे पितरी जमा आ गया, पित्रा आ गया, पित्रा, राय क्या हो गया, राय ये आवाज आई, तो इसलिए इसको हम कौन सी संधि बनेंगे, यण। तो ये यहाँ जो डाउट है इसको आप ध्यान में जरूर रखेंगे। अब यण संधि में मैंने बताया ई के आगे कोई भी भिन्न स्वर आएगा तो यह आएगा, और ऊ के बाद वह आएगा, और री के बाद रह आएगा। अब कुछ इसके उदाहरण देख लीजिए, जैसे अति जमा अधिक, तो अति में ती है, ती में क्या आया, छोटी की मात्रा लेफ्ट साइड, और राइट में जो शब्द है अधिक, उसका पहला अक्षर क्या है, ए, तो क्या बना, ई है, ई है, ई है, यह की आवाज आई, तो यहाँ पे यह। तो एक और चीज ध्यान रखना है, ये तो आ गया, यह देखो यह आ गया, लेकिन इसमें जो मात्रा थी वो निकाल दो, ती में मात्रा निकाल दी तो हमारे पास बच गया तय, और वो तय भी स्वर के बिना, क्योंकि ई क्या है, स्वर, इसको स्वर को निकाल दिया तो तय, ये ऐसे हलंत करके जो लिखा जाता है ऐसे, अब ये शुद्ध व्यंजन रहेगा। जब भी किसी वर्ण के व्यंजन के नीचे ऐसे तय हो गया और ये हलंत लगे, इसका मतलब इसमें अब स्वर नहीं है, तो इसको मतलब ये आधा है, अब इसमें स्वर नहीं मिला है, तय के नीचे हलंत का मतलब आधा है, चाहे तो इसको ऐसे लिख दो चाहे इसको ऐसे लिख दो, आधा, तो इसका मतलब इसमें क्या, स्वर नहीं है, ये व्यंजन का लिखित रूप है। ठीक है, तो यानी जब ये इस मात्रा से, ई की मात्रा से और ए की मात्रा से यह बन गया, तो ये तय फिर कैसे रह गया, इसमें मात्रा निकल गई ई की, तय में ई की मात्रा निकल गई तो आधा हो गया, अत्यधिक। अभी मैंने बताया इसमें मात्रा निकली तय में तो तय आधा रह गया, इसलिए आधा तय हो गया, और ई की मात्रा और इस स्टार्टिंग के जो ऐसे क्या बन गया, यह बन गया, तो अत्यधिक, बाकी धिक यूं का यूं रह गया और ये ऐसे बन गया। समझ आ गएगा, निश्चित तौर पे अगर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो हमें ये समझ आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। इसके बाद देखिए ऐसे अति जमा आचार, तो तय की ई निकल गई, इसमें आ गया और इससे बन गया ई ऐसे, ई ऐसे, ई ऐसे बना यह, और फिर ये ए नहीं बल्कि आ की मात्रा लगी तो बन गया या, अत्याचार। इसके बाद है अधि जमा आपक, तो अधि में ध आधा हो जाएगा, क्योंकि इसमें ई की मात्रा हमने निकाल ली, छोटी छोटी ई की मात्रा निकाल ली, उसके बाद आ में ए निकाले तो इससे बना यह, तो फिर यह क्या गया, आ के आगे मात्रा है तो आ बन गया, तो बन गया या, क्योंकि ये आ था तो या बन गया, इसलिए अध्यापक। आगे देखिए अनु जमा अय, तो अनबे, अनु जमा अय अनबे, अभी बताया था। अनु में क्या है, अनु के अंदर अनु, अनु नु, नु में क्या है, छोटा ऊ की मात्रा है तो लेफ्ट साइड छोटा ऊ हो गया, ऊ हो गया। इसके बाद क्या है, अय, अय यानी राइट साइड आपका आ गया ए, तो उ है, उ है, उ है, तो वह की आवाज आई, तो इस न के नीचे से हमने ऊ की मात्रा हटा ली तो न रह गया हमारा आधा, स्वर रहित, तो देखो न आधा हो गया, और फिर ऊ और ऐसे की जो ए था उससे बन गया वह, तो आधा हो गया ए न, उससे बन गया वह, और आगे यूं का यूं यह, तो अनवय। इस प्रकार से हमारा क्या हो गया, अनवय। तो ये आपका यण संधि था, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, निश्चित रूप से आपको समझ में आ जाएगा। ऐसे री जो था मैंने बताया था, री के बाद किसकी मात्रा आ जाएगी, री के बाद जो होगा हमारी आ, री से और आ से क्या बना था, रे का आगमन हुआ था, तो पितृ जमा आज्ञा, तो री था पित्राज्ञा, तो पितृ जमा आज्ञा पित्राज्ञा। ठीक है, वो क्यों, क्योंकि देखो तय था और इसमें री की मात्रा मिली हुई है, तो तय हमारा हो गया आधा। ठीक है, और री की मात्रा थी, उस री की मात्रा में री ऋषि की मात्रा हमने निकाल ली, और प्लस में आ, तो क्या बन गया रा, क्या बना रा। और इस पितरी में जो, पितरी में हमने री की मात्रा निकाली, री से ऋषि की, और इसके आगे आ, तो क्या बना रा। आप कहोगे इसमें तय कैसे आ गया, क्योंकि इसमें तय भी है, तो तय आधा जमा रा,
तो क्या बना, तय और रै के योग से क्या बनता है, तय त्रिशूल, और साथ में आ की मात्रा, तो बन गया पित्रा गया, क्या बना, पित्रा गया। चलिए आगे देखते हैं। आगे आता है लास्ट जो स्वर संधि का जो भेद है, वो हमारा आता है अयादी संधि। क्या आता है, अयादी संधि। अभी तक लेफ्ट साइड में ए आ लिया, आ लिया, ई ऊ सब आ लिया। इसके बाद क्या आता है, ए और आई, और राइट साइड कोई भी भिन्न स्वर आ जाएगा तब कैसे है, आवाज आएगी। और ऐसे इधर लेफ्ट साइड आएगा ओ और आओ, इधर कोई भी भिन्न स्वर आ जाए तब देखिए आए, इसके आगे मान लो ए ही आ गया तो क्या आवाज आएगी, पहले आए आए तो बन गया आए। ऐसे आई के आगे ए आ गया तो क्या बना, आए आए, ये देखो आवाज आई आए। ऐसे ही ओ के आगे मान लो, ओ के आगे ए आ गया, ओ ओ ओ ओ तो आओ आ गया। ऐसे आओ के आगे मान लो, आओ के आगे तो आओ आओ तो आव की आवाज आई तो बन गया आओ। ठीक है, तो अगर हम इनको उच्चारित करके देखेंगे तो निश्चित रूप से हमें समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार की मात्रा का आगमन होगा। अब देखिए उदाहरण से और बेहतर समझ में आएगा हमें। ये सबसे ज्यादा प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है, इसके बारे में, अयादी और यानी के बारे में काफी पूछा। स्वर संधि से सबसे ज्यादा संधि पूछी जाती है ना कि व्यंजन और विसर्ग संधि से, क्योंकि यही सबसे ज्यादा हमें कंफ्यूज करती है। तो ए और आय की बाद भिन्न स्वर आएगा तो क्या, कौन कौन सी मात्रा, आय और आय की मात्रा आएंगे। अगर ए से आगे भिन्न स्वर आएगा तो आय की आएगा, और आय की आगे कोई भिन्न स्वर आएगा तो आय की मात्रा आएगी। आय की मात्रा के आगे कोई भिन्न स्वर आए तो आय की मात्रा, और ए के आगे आय की। ऐसे ही ओ का होगा, ओ के अगर आगे भिन्न स्वर आएगा तो औ आएगा, ओ के आगे भिन्न स्वर आएगा तो औ बोला जाएगा, और औ के आगे भिन्न स्वर आएगा तो आओ बोला जाएगा। तो ये मात्राएं आ जाएंगी। तो देखेंगे जैसे गई जमा अक, गई जमा अक, पहले ऊपर था वो देख लेते हैं। चे जमा अन, चे, चे में सिंगल मात्रा है ऐसे करके, तो इसका मतलब ये वाला है इसमें। और ए न, तो ए और ए से मैंने बाद में बताया आए आए, तो आए की जो है इसमें मात्रा आएगी तो क्या आएगा, आए आए। तो चय यूं का यूं, और उसमें प्लस में आए आए, चय में आए, चय ये न, तो आए जो है चय में आए मिल गया, तो हमारा चय में ए मिल गया, और ये यूं का यूं रह गया, न पीछे यूं का यूं रह गया। ऐसे गई जमा अक, गई, गई में कौन सी मात्रा है, आई की मात्रा, और आई की मात्रा को ऐसे डबल करके लिखा जाएगा। ठीक है, तो गई तो क्या आया, आए, तो गै जमा आए तो क्या बना, गाय, गा ये, और आगे कै, इसका लास्ट का यूं का यूं तो बन गया गायक। तो हमने बताया था आई की मात्रा के बाद अगर भिन्न स्वर आएगा तो क्या आवाज आएगी, आए, क्या आवाज आएगी, आए, और ए के बाद जब भिन्न स्वर आएगा तो आए की आवाज आएगी, उसको उसमें प्लस कर देना है। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद पो जमा अन, इसके बाद आता है हमारा पो जमा अन, पवन, पो जमा अन पवन। हमने बताया लेफ्ट साइड में किसकी, पो में किसकी मात्रा है, ओ की, राइट साइड में एन है। तो मैंने बताया था आपको ओ और ए से किसकी मात्रा आएगी, आओ, ए और वह आओ, ओ आओ ओ, तो आओ, आओ की मात्रा आई। तो जैसे पो, पो में औ की मात्रा होगी किस किस के मेल से, ओ और ए, तो पो में ओ की मात्रा निकाल दिया तो सिर्फ क्या बच गया, ए, और आगे क्या है हमारा अन, एन है, और ये ए की मात्रा इसमें थी और इसमें, सॉरी ओ की मात्रा थी ओ में और इसमें ए की, तो ओ और ए से क्या बना था हमारा, क्या बना था, आओ, तो ए जमा आओ, ए जमा आओ, और बाद में नए उसके साथ जुड़ा हुआ है अवन हो गया, तो पे में ए मिल गया पवन। इसके बाद क्योंकि अब इसमें कहोगे कि पे में ए मिला तो आ बनना चाहिए, नहीं, क्योंकि ये जो है इसमें से हमने निकाला तो ये आधा था। आप कहोगे कि आपने सर ऐसे कर दिया पे जमा अन, तो आओ जमा अन, पे ए वन पवन, तो ए और आ तो इसमें है और इसमें है तो आ बनना चाहिए, नहीं, क्योंकि इसके नीचे क्या था हलंत, हमने इसमें से मात्रा निकाल ली, इसमें से ओ की मात्रा निकाल ली
तो इसमें ये जो पे बना है वो हलंत नीचे लगेगा, यानी इसमें अब स्वर नहीं है तो आधा है, हलंत लग गया मतलब आधा है, और उस आधा में हमने औ मिला दिया तो ए की मात्रा मिलते ये पूरा पे हो गया, वह यूं का यूं और न यूं का यूं, तो तब बना पवन, तब बना हमारा पवन। समझ आ गया होगा, नहीं आया तो मैं फिर से समझा दूंगा आपको। देखिए दोबारा से देख लेते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट अगर होता है तो आप देख लीजिए, क्योंकि ये बहुत जरूरी है समझना। इसके बाद कोई आपके अंदर शक की गुंजाइश रहनी नहीं चाहिए। देखिए दोबारा से मैं बता रहा हूँ कि ओ में क्या है हमारा, ओ की मात्रा, इसको हमें निकालना है, तभी तो हमारा रूल अप्लाई होगा। आगे ए है तो उसी से तो हमारा क्या बना था, आओ। ठीक है, अब हमने इसमें पो में से ओ की मात्रा निकाली तो ये पै रह गया आधा, व्यंजन रह गया, इसमें स्वर निकल गया तो पे आधा रह गया, हलंत का मतलब आधा। अब इस आधे में हमने अव मिलाया था और ये न इसके साथ है पवन में, तो अवन अव तो ये इस दोनों के मेल से बना, ओ के ओ और अन के ऐसे और न उसके साथ है, तब ये आधा इसमें मिल जाएगा पे में, तो ये पे पूरा हो जाएगा, वह न यूं का यूं रहेगा पवन, तब जाके पवन बनेगा। इसके बाद हम देखते हैं ऐसे ही आपका ओ जमा अन, अब देखते हैं पाउ, पाउ जमा अन। अब कहोगे ये ओ था ये औ था, तो हमने बताया औ की मात्रा के बाद अगर ए आएगा, ये जैसे औ है ये ए है, तो क्या आएगी आओ, क्या आएगी अब आओ, औ नहीं आओ आएगी, आएगा तो आओ आएगा, तब हम करेंगे पो आ, पो आ, आओ आओ, आओ और ए की मात्रा आओ आओ, तो आओ होगा, तो यानी पे का आओ निकाल लेंगे और ए उसमें प्लस कर देंगे, तब बनेगा आओ, तो क्या बन जाएगा पावन। इस प्रकार से ये हमने आपको समझाए, निश्चित रूप से आपकी ये मदद करेंगे। आप ध्यान से अगर थोड़ा इसको देखेंगे और थोड़ा मनन करते जाए, साथ साथ इनको अपने मन में भी इसको वीडियो को आप पॉज करके रोक दो, इस वीडियो को मनन करें, तो आपको निश्चित रूप से ये परमानेंट आपको संधि समझ में आ जाएंगी। ये थी हमारी स्वर संधि, हमारी कंप्लीट हो चुकी है। व्यंजन संधि में जाएंगे। व्यंजन संधि ज्यादा मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा बस पेशेंस रखिए, वो भी आपको आसानी से समझ में आ जाएंगी। देखिए आगे अब व्यंजन संधि में हम चलते हैं। व्यंजन संधि में पहला जो चीज आती है, इसमें दो चार बातें हैं, बस वही ध्यान देनी है हमने, कि पहली चीज ये है, यदि किसी स्पर्श व्यंजन के पहले वर्ण के बाद, स्पर्श व्यंजन क्या है सभी को पता है, क वर्ग, फिर इसके बाद क्या आता है च वर्ग, फिर ट वर्ग, फिर त वर्ग और फिर प वर्ग, ये 5 वर्ग है। क की पूरी लाइन, च की, ट की, त की और प की, इनको हम स्पर्श व्यंजन बोलते हैं। इसके बाद इन कहता है यदि किसी स्पर्श व्यंजन के पहले वर्ण के बाद, स्पर्श व्यंजन के पहले वर्ण के बाद तीसरा चौथा या ग्यारह, यानी लेफ्ट साइड में ये होना चाहिए हमारा, और ये ध्यान रखना ऐसे आएंगे सभी जो व्यंजन संधि में ऐसे आएंगे, यानी व्यंजन लिखित रूप यही है, इसमें अब स्वर नहीं मिला है। जब नीचे हलंत लगा देते हैं तो लेफ्ट साइड में जो भी आएंगे, यहाँ नहीं लगाए, ये यहाँ सब में ऐसे हलंत लगेगा, क्योंकि ये हलंत का मतलब है ये शुद्ध व्यंजन का लिखित रूप है, अब इसमें स्वर इंक्लूड नहीं है। ठीक है, तो अब देखिए लेफ्ट साइड में अगर इनमें से कोई भी आ जाए लेफ्ट साइड, और राइट की साइड क्या आ जाए, राइट की साइड शब्द का जो पहला अक्षर क्या आ जाए, इन्हीं का तीसरा, जैसे क का तीसरा ख ग आ जाए मान लो, और ऐसे ही चौथा घ आ जाए। ठीक है, तो यानी तीसरा चौथा। इसी तरह च की लाइन का तीसरा क्या है, ज झ आ जाए, फिर ट की लाइन का तीसरा क्या है, ठ, दूसरा ड और ढ आ जाए। ऐसे ही इसकी लाइन का तीसरा चौथा, ऐसे इसकी लाइन की तीसरा चौथा, वो किधर है, राइट की तरफ है, और लेफ्ट की तरफ इनका ये पहले अक्षर, ये पहले वर्ण इधर आ जाए, और राइट की तरफ इन्हीं का तीसरा चौथा और पांचवा या ग्यारह आ जाए। ठीक है, तो ये देखिए, एक मिनट में इसको साफ कर देता हूँ। इन्हीं का जो है, एक मिनट पेशेंस रखिए थोड़ा, ग्यारह इनमें से कोई आ जाए, तब हमारा क्या होगा, पहला वर्ण उसी का तीसरे वर्ण में बदल जाता है। उदाहरण से समझेंगे, जैसे अच जमा अंत, अच में क्या है च, तो क्या बोला पहले वर्ण, पहला वर्ण क्या है च की लाइन का च, आगे क्या है जमा अंत, तो अच जमा अंत, और साथ में कोई स्वर भी आ जाए, या रेलवे आ जाए सामने, या कोई स्वर आ जाए, या इन्हीं का जो स्पर्श व्यंजन है इसका तीसरा चौथा आ जाए, या रे आ जाए, या कोई स्वर आ जाए, तो इसमें क्या आ गया, अंत में ये क्या है स्वर आ गया, क्या आ गया स्वर आ गया। तो ये स्वर किसके आ गया च के, तो नियम क्या कहते हैं, पहले वर्ण के बाद, पहला वर्ण क्या है च, व्यंजन क्या है पहला च, और इसके आगे क्या आ गया स्वर, तो इसी का तीसरा हो जाएगा, यानी च का तीसरा क्या हो जाएगा जय, च छ जय,
तो ए और फिर इसके बाद जय और फिर ऊपर बिंदी और तय यूं गए अजंत। ऐसे ही उत जमा यान, ये देखो उदाहरण थोड़ा सा समझना है आपको ध्यान से। उत जमा यान, तो इसमें क्या है, इसमें है हमारा तय, इसके नीचे हलंत जरूर लगाइए, ये हम भूल गए थोड़ा। तो तय ये शुद्ध व्यंजन का लिखित रूप है, इसमें स्वर नहीं मिला है, यानी ये लिखित रूप है व्यंजन का और ये आधा है, तय का हलंत लगे। उत जमा यान, तो देखिए इस तय में ये पहला वर्ग क्या है, किसी भी वर्ग का पहला पहला हो गया तय, इसके आगे क्या है या, तो यह आ गया, ठीक है, क्या आ गया, यह आ गया, तय प्लस यह का आगमन हो गया, ठीक है। अब नियम क्या कहता है, ये रह लगेगा तो उसी का तीसरा हो जाएगा, तीसरे वर्ण, तो तय का तीसरा वर्ण क्या हो जाएगा, तय थे दय, दय के नीचे हलंत प्लस जय, तो दय और ये से क्या बनता है, ये वाला व्यंजन बनता है दय, जैसे दय और य के मिल से दय बनता है। ये ध भी नहीं है, दय धनुष भी नहीं है और घ घर भी नहीं है, ये दय है, दय और य के मिल से बना है। जैसे विद्यालय में, विद्यालय हम ऐसे भी लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं, तो दय और य के मेल से ये वाला व्यंजन बनता है, दय और य के मेल से ये वाला व्यंजन बनता है। इसके बाद हम आगे चलते हैं, ऐसे ही सतजमा उपयोग हम देखते हैं। ये देखिए सतजमा उपयोग, तो सदुपयोग होगा। ऐसे यदि द के बाद क ख त थ प फ से आए, यानी अब आता है लेफ्ट साइड हमारा द होगा और उसके सामने क आ जाए ख आ जाए, पहले दो, फिर त आ जाए थ आ जाए, यानी ट ठ की लाइन छोड़ दी इन्होंने, वो आगे अप्लाई होगी। फिर इसके बाद च की लाइन भी छोड़ी, वो भी आगे अप्लाई होगी। फिर इसके बाद आ गया प और फ, यानी क ख त थ प फ और स, ये वाला आ जाए, तो द जो होता है वो तय में बदल जाएगा। जैसे तद जमा क्षण, तद जमा क्षण, आप कहोगे ये क्षण तो इनमें है ही नहीं, क्योंकि अक्षय जो होता है हमारा क्ष, ये क और स के मेल से बनता है। तो देखिए इसमें आ गया ना क, तय के बाद क आ गया, तो क आ गया, तो हमारा क्या बताया था नियम, क्या कहता है, ये जो है द किस में बदल जाएगा, तय में, द के नीचे हलंत था ये हलंत, और द किस में बदल जाएगा, तय में, तो तय के नीचे क्या लग जाएगा, हलंत, ठीक है। इनमें सभी में नीचे हलंत है, तो यह हलंत का मतलब आधा। तो देखिए तय द हमारा तय में बदल गया, तो तय तय क्षण तत्क्षण, तो यानी तय के नीचे हलंत, हलंत का मतलब आधा, या आधा हो गया। ऐसे उत जमकट तय जो है वो आधे तय में, द जो आधा है वो आधे तय में बदल गया, तो उत्कट उद जमा सव उत्सव, क्योंकि आधा द आधा तय में बदल गया। इसका मतलब यही होता है, इसके नीचे भी ये हलंत है, इसके नीचे भी ये हलंत है, ये तभी व्यंजन माने जाते हैं जब इनके नीचे हलंत होता है। इसके बाद हम देखते हैं नीचे, किसी भी वर्ग के पहले वर्ण का मेल, किसी भी वर्ग का जो है पहले वर्ण का मेल पांचवें वर्ण से हो तो उसी वर्ण का वो पंचम हो जाता है। बड़ा आसान है, जैसे ये है, यहाँ पे तय है, इधर मैं है, तो इसने क्या बताया, किसी वर्ण के पहले वर्ण का मेल, तय का, ये तय अपनी लाइन में पहला वर्ण है और उसके सामने क्या आ जाए, इसके सामने पांचवा वर्ण आ गया, ये मैं है, ये भी मैं आया, तो ये मैं पांचवा लाइन वर्ण है किस लाइन में, पै की लाइन में, ये पांचवा वर्ण है मैं, ये किसके सामने गया, पहली लाइन का पहले वर्ण के सामने लास्ट यानी पांचवा वर्ण आ गया, तब क्या होगा, उसके स्थान पे पांचवा वर्ण हो जाता है, यानी तय का फिर लास्ट क्या होता है, नय, तो ये तय नय में बदल जाएगा। इनके नीचे हलंत लगाते जाइए, सभी के नीचे हलंत है, तो तय नय में बदल जाएगा। तो ची और तय किस में बदल गया हमारा, नय में, यानी नय हलंत मतलब आधा, नय चिन्ह में, यह चिन्ह में, ऐसे ये बन जाएगा। इन सभी के नीचे क्या है, हलंत है, इसमें भी है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं हमारा फिर अगला जो नियम आता है वो हमारा आता है, तय और दय के बाद यदि च आ जाए, जो ऊपर नहीं आया था अभी तक, छ आ जाए, फिर जय आ जाए, या ट आ जाए, या ड आ जाए, या ल आ जाए, या है आ जाए, या स आ जाए, ये तय दय के बाद आ जाए, तो क्या होगा हमारा, वो हम देखेंगे कि अगर च आ जाता है तय दय के बाद, तो ये आधा च और पूरा च हो जाएगा। जैसे उत जमा चारण, उच्चारण में इधर नियम के हिसाब से तय है, इधर सामने च आ गया, और क्या आता है, आधा च और फिर पूरा च, तो आ गया ना तय, तय का क्या बन गया, आधा च बन गया,
तय के नीचे हलंत मतलब आधा च बन गया, तो उच्च और चा आगे यूं कहीं उच्चारण हो गया। ऐसे छ के आगे आधा च और छ का आगमन, जो सामने छ आएगा वो यूं का यूं, और उसके सामने किसका आगमन हो गया, आधे च का। ये देखिए ये द है, सामने छ छतरी आ गया, तो इसलिए इसमें च का आगमन हो गया, तो उच्छेद। ऐसे जय आ गया तो उसमें आधे जय का आगमन हो गया। उत जमा जल उज्ज्वल, ये सबसे ज्यादा परीक्षा में पूछा जाता है ये शब्द उज्ज्वल, दोनों जय इसमें आधे आएंगे, क्योंकि नियम क्या कहता है, तय और दय के बाद जय आ गया, तो जो ये तय था ये आधा किसी में बदल गया, जय में, और बाकी अगला जय यूं का यूं, जो ये सामने जय आया था ये यूं का यूं था हमारा उज्ज्वल, तो इसमें पहले आधे सामने था तो आधा ही रह गया। चलिए आगे चलते, वीडियो काफी लंबी होती जा रही है, कृपया बस थोड़ा सा पेशेंस रखिए, सब कुछ समझ आ जाएगा, आज आपको संधि से संबंधित किसी प्रकार का कोई डाउट मन में नहीं रहेगा। इसके बाद हम देखते हैं तय के बाद क्या होगा, तय आ जाए तो यानी तय के नीचे हलंत, तय के नीचे हलंत, जय के नीचे हलंत, ये हलंत लगाना हम भूल गए, और ये हलंत बहुत जरूरी है क्योंकि हम व्यंजन संधि पढ़ रहे हैं, तो सभी जो लास्ट है हमारे वर्ण उसके नीचे हलंत जरूर लगाएं। व्यंजन का जो लिखित रूप होता है वो हलंत से ही पता चलता है। ये देखिए ये इसका मतलब होता है आधा, इसके नीचे हलंत लग गया मतलब आधा। जैसे तत् जमा टीका, तो तय के बाद तय आ गया तो क्या होगा, तट्टिका, ये हो गया। तय के नीचे हलंत जरूर लगाएं, तय के नीचे हलंत लगाएं, तट्टिका, ऐसे हो जाएगा ये तट्टिका, क्योंकि नियम क्या कहता है, तय के आगे तय आ जाए तो ये तय का आधा तय बन जाता है। आगे क्या कहता है हमारा, मैं हलंत के आगे मैं हलंत, यानी मैं व्यंजन के सामने क्या आ जाए, य र ल व या से है, ये सभी आ जाए, या अक्षय आ जाए, या त्रय आ जाए, ज्ञ हो जाए, तो मैं जो होता है वो जो मैं होता है मैं उस वो अनुस्वर में बदल जाता है, अनुस्वार में बदल जाता है। जैसे सम जमा ज्ञान, तो बताया लास्ट में क्या आया, मैं व्यंजन था नीचे हलंत है और आगे ग आ गया, तो नियम क्या कहते हैं, मैं व्यंजन के सामने ग आ गया तो क्या बोला कि जो मैं होता है वो अनुस्वर में बदल जाएगा ना बिंदी में, तो देखिए फिर क्या हुआ, सं, देखो मैं किसमें बदल गया, अनुस्वर में बदल गया, आगे यूं का यूं ज्ञान, संज्ञान। इसके बाद समझमा योग संयोग, देखिए मैं जो है हमारा, हम देखेंगे मैं, इसमें भी वही है, मैं के नीचे हलंत, तो मैं यूं का यूं, और इसमें अनुस्वर में प्रयोग हो गया हमारा मैं हट के संयोग, इसमें बताया कि मैं के स्थान पे क्या बन गया, अनुस्वर, यानी ये बिंदी लग जाएगी। इसी प्रकार से अब हम आगे देखेंगे हमारा जो अगला नियम क्या कहता है, वो कहता है यदि स से पहले, यदि स से पहले अ आ से भिन्न कोई स्वर आ जाए, यदि स से पहले अ आ से भिन्न कोई स्वर आ जाए, ये देखिए स से पहले अ आ, ये स है, इसमें ए आ भिन्न मतलब ए आ नहीं आनी चाहिए, कोई और स्वर आ जाए, तो इसमें क्या स्वर है, नए के पीछे छोटी की मात्रा और आगे क्या आ गया स, तो उसका क्या बनेगा, ये वाला स बन जाएगा, इस स का ये वाला स में चेंज हो जाएगा, जैसे नी शेद, नी यूं का यूं, और नियम के हिसाब से ये वाला स किसमें बन गया, इस स में, तो निषेध हो गया। ऐसे सुषमा, सु सैमा, सु में छोटा उ, नियम क्या बोला कि स से पहले ए आ से को छोड़ के और स्वर आ जाए तो क्या बन गया हमारा निषेध। इसके बाद आता है, इसमें एक अपवाद रहेगा, इसमें अपवाद ये रहेगा, क्या अपवाद रहेगा, इसमें हमारा ये जो है ये अपवाद, इसमें ये नियम लागू नहीं रहेगा, तो आपको ये याद रखना पड़ेगा, अनुजमा शरण, अनुसरण, ये नियम के हिसाब से इसमें ये वाला सह नहीं आएगा, अपवाद पे नियम लागू नहीं होता है, तो ये हमें याद रखना पड़ेगा अलग से। इसके बाद नए का अणे में बदलना, जब नए को अणे में कैसे बदलेंगे, जैसे री रे से परे, यानी उसके सामने क वर्ग आ जाए, प वर्ग आ जाए, यरेलव आ जाए, या कोई स्वर आ जाए, तो जो ये हमारा जो नए है वो अणे में चेंज हो जाएगा। जैसे कृष्ण में स था, ये देखो री रे से, इससे आगे क्या आएगा क, ये क आ गया, तो लास्ट का जो नए था वो हमारा अणे में बदल गया कृष्ण, कृष्ण जमा नए, तो कृष्ण हो गया हमारा। अब तीसरा जो और अंतिम पार्ट है संधि का वो है विसर्ग संधि, ये भी मुख्य रूप से जो संधि है ये संस्कृत भाषा की है। विसर्ग संधि, विसर्ग ज्यादातर संस्कृत यानी तत्सम शब्दों में प्रयोग किए जाते हैं। विसर्ग से पहले यदि अ हो तो उसका स्पर्श व्यंजन के तीसरे चौथे हो मेल, यानी लेफ्ट साइड विसर्ग है और उससे पहले अ की मात्रा हो, और राइट साइड जो हमारे स्पर्श व्यंजन कौन से हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग,
तैवर और पैवर, इनका चौथा तो कै का ख गए यानी ग घ ग, फिर च छ के बाद ज झ य, यानी इनका तीसरा चौथा पांचवा इन लाइनों का आ जाए किसके सामने, ये आ जाए विसर्ग के बाद आए, इन लाइनों का तीसरा चौथा पांचवा विसर्ग के बाद आ जाए और विसर्ग से पहले ए की मात्रा हो, या फिर इनके अलावा क्या आ जाए, या फिर इनके अलावा आ जाए जहरलेवा आ जाए, या फिर इनके अलावा क्या आ जाए जहरलेवा आ जाए, या फिर ये स आ जाए, या फिर ये है आ जाए, ये आ जाए विसर्ग के बाद आने चाहिए तीसरा चौथा पांचवा व्यंजन ये रह है, और उससे पहले विसर्ग उधर वाले में क्या आ जाए आपका ए आ जाए। देखिए उदाहरण से बहुत बेहतर तरीके से समझ में आएगा हमारे ये उदाहरण देखते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिए कि जैसे विसर्ग से पहले है पै, विसर्ग से पहले है पै, पै में क्या है ए, और विसर्ग हो गया, अब इसके आगे गया ध, तो ये किसका है त थ द और द, ये चौथा वर्ण है, तीसरा चौथा चौथा आ गया, तो अब किसकी मात्रा का आगमन हो जाएगा, ओ की मात्रा का आगमन हो जाएगा, तो इस में पै में ए और इसके आगे आया ध, इनसे इनमें किस मात्रा का आगमन कर रहे हैं ओ की, और वो भी इस पे तपोधन, ऐसे मन जमरम मनोरम, देखो न आया, न में ए की मात्रा, फिर आगे क्या है रे, ये वाला रे आ गया, तो ओ की मात्रा आ गई मनोरम, मन जमर मनोहर, इस प्रकार से ये नियम हमारा लागू हो गया। आगे देखिए विसर्ग के बाद यदि ए आ जाए, विसर्ग के बाद यदि ए आ जाए तो लुप्त हो जाएगा, ऐसे जैसे ये मात्रा आई, ठीक है, और यदि विसर्ग के बाद अन्य जमा अन्य, ये देखिए एक बार जरा हम देखते हैं, अन्य जमा अन्य, ये अन्य के बाद विसर्ग है, ठीक है, दो विसर्ग, तो अनन्यो ओ की मात्रा की विसर्ग थे यहाँ पे, इस विसर्ग अन्य में अन्य विसर्ग जमा अन्य, नियम क्या है, ये में ए है और आगे बोला था हमारा ये ए है, तो दोनों तरफ ए हो गया, तो इसके अलावा क्या हो गया, इन दोनों के मेल से हमारा क्या हो गया, ओ की मात्रा का आगमन हो गया, ये ओ की मात्रा आ गई, और ये जो लगा है ये इस ए को प्रदर्शित करता है, अनन्य ए न, और इस के अंदर विसर्ग को जब हटाते हैं तब ओ की मात्रा आती है, यानी ये विसर्ग लुप्त हो जाएगा फिर ओ की मात्रा आती है, तो ए न ये विसर्ग लुप्त हुआ तो ओ की मात्रा आ गई, फिर ये ए यूं का यूं रह गए, तब इस ए को लिखने के लिए हमने ऐसे ये एस के जैसा बनाया, इस ए को रिप्रेजेंट करने के लिए ये एस के जैसा बनाया, अब इस एस के जैसे को क्या बोलते हैं वो ध्यान दीजिए, इस एस के जैसे को हम बोलते हैं क्या बोलते हैं, ये लुप्त चिन्ह यानी अवग्रह चिन्ह भी कहते हैं। पेपर में ये भी पूछा जा सकता है कि ये जो हिंदी में ऐसे लुप्त उस ए को लुप्त करने के लिए लिखा गया था, तो इसको हम बोलते हैं अवग्रह चिन्ह, अवग्रह चिन्ह। इसके बाद आता है हमारा, चलिए आगे चलते हैं, यदि विसर्ग से पहले ए आ को छोड़कर, अभी तक हमने पढ़ा कि विसर्ग में थोड़ा लंबा लेक्चर जरूर है, थोड़ा सा पेशेंस हो रखिए, फिर ये लेक्चर हमारा पूरा हो जाएगा, लेकिन संधि सारी कवर हो जाएगी, इसमें संधि के लिए कुछ भी नहीं शेष बचेगा। देखिए विसर्ग के पहले अभी तक क्या आया था हमारा, विसर्ग से पहले ए आया था, अब ए आ को छोड़ दे, ए आ आया था विसर्ग से पहले, अब इसको छोड़ के कोई और स्वर आ जाए और उसके पहले स्पर्श व्यंजन आ जाए, उसका तीसरा चौथा पांचवा जैसे अभी ऊपर बताया ये रहने आ जाए, तो विसर्ग को रे, विसर्ग को क्या हो जाता है रे बन जाता है, ऊपर किसकी मात्रा आई थी ओ की मात्रा आई थी, और यहाँ किसकी मात्रा आएगी हमारी, किसकी मात्रा आएगी, यहाँ आएगी हमारी रे की मात्रा आएगी, वहां ओ की आई थी यहाँ रे की आएगी। देखिए चलिए आगे देखते हैं उदाहरण में, ये देखिए आयु जमा वेद, यहाँ विसर्ग से पहले ए आ को छोड़ के ऊ की मात्रा है और आगे क्या है वेद, और यहाँ पे क्या है आयु वेद, ये वे है और द, इसमें 11 पे आया तो ये वह आ गया, ठीक है, तो विसर्ग से पहले तो विसर्ग का क्या हो जाएगा ओ की मात्रा हो जाएगी। देखिए आ यू, ठीक है, आ यू यूं का यूं, और विसर्ग के लिए क्या रै की मात्रा, विसर्ग के लिए क्या आया रै की मात्रा, आयु विसर्ग की जगह आया रै की मात्रा, और वो किस पे चले गया वे के ऊपर चले गए, तो आयुर्वेद, ये रै उच्चारण यहाँ हुआ और वेद फिर यहाँ हुआ आयुर्वेद। दु जमा जय,
दु, दु के आगे विसर्ग से पहले ऊ की मात्रा और आगे जय, तो ये जय आ गया। तीसरा चौथा वर्ण ये बताया था स्पर्श व्यंजन में जय आ गया, तो विसर्ग की जगह पे रै की मात्रा का आगमन, बाकी यूं का यूं। तो दु फिर वो जय के, और वो जो रै होगा वो हमारा पूरा नहीं होगा बल्कि आधा होगा, वो हमारा रै आधा होगा। तो दुर्जय। ऐसे नी जमा दोष, तो नी ए आ के अलावा छोटी की मात्रा ही विसर्ग से पहले और आगे दै आ गया, तो ये तय थे दै की लाइन में तय थे दै, तीसरा था दै, ये यूं का यूं। और फिर इसके बाद हमारा आ गया नियम क्या कहता है, नियम ये कहता है कि विसर्ग से पहले ए आ के अलावा कोई और स्वर है तो रै का आगमन होगा और रै की मात्रा भी आधी मात्रा आएगी, तो विसर्ग हट जाएगा, रै की आधी मात्रा यहाँ निर्दोष में आई। इसी तरीके से यदि विसर्ग के बाद च छ क्या है, च छ स, तो विसर्ग का स हो जाता है। देखो विसर्ग है, ठीक है, इसके आगे च आ गया और ये क्या हो गया, ये स, यानी इस प्रकार का स हो जाएगा आधा, स यानी चरण का मतलब आधा। ये देखो कह जमा आधा स कस और चित यूं का यूं। दु जमा चरित्र, तो क्या होगा, क्या बताया था, विसर्ग के बाद क्या आ जाए, दु जमा चरित्र, ये शब्द था ऐसे, दु विसर्ग जमा चरित्र। तो क्या बताया था नियम के हिसाब से, नियम ये कहता है कि विसर्ग के बाद क्या आ जाए, च छ या ये वाला से आ जाए, तो फिर ये स आ जाता है, स हलंत, यानी यहाँ स हलंत यानी आधा स, तो दुष चरित्र। इसके बाद आगे देखते हैं, यदि विसर्ग से पूर्व क्या आ जाए, यदि विसर्ग से पूर्व छोटी ई या ऊ आ जाए और विसर्ग का मेल के लिए क ख ट ठ प फ ये हो, तो ये वाले स का आगमन हो जाता है, वो भी आधा स के रूप में। जैसे आवी जमा कार, आवी यानी विसर्ग से पहले क्या बताया, छोटी ई की मात्रा है, और ये क्या आ गया आगे का, तो इस वाले स का आगमन हो गया, वो भी आधा, आविष्कार। ऐसे चतुर्थ जमा पद, तो विसर्ग से पहले क्या आया, छोटा ऊ, ये देखो नियम कहता है छोटा ऊ, और उसके आगे क्या है प, तो प आ गया, तो चतुर्थ पद। इसी प्रकार से यदि विसर्ग के बाद तैथ है, विसर्ग के बाद क्या आ जाए, तैथ आ जाए, तो फिर ये वाले स का आगमन हो जाता है, या फिर ये वाला स भी आ जाए, ठीक है, तो इस वाले स का आगमन हो जाएगा, वो भी हलंत के साथ यानी आधा। दु जमा साहस, तो ये स आ गया, ये वाला स आ गया विसर्ग के बाद, तो दुस्साहस। क्या बताया, विसर्ग को हटा के आधा स, यानी स के नीचे हलंत का मतलब आधा स, तो ये आधा स यहाँ पे आ गया। नमय जमा तय, ये बहुत बार पेपर में पूछा जाती है, ये संधि नमय जमा तय वाली संधि जो है काफी बार पेपर में पूछी जाती है ये वाली। तो नियम क्या कहता है, विसर्ग के बाद क्या आ गया, तय आ गया, नमय जमा ते, तो विसर्ग के बाद तय आ गया, तो विसर्ग के बाद तय आ जाता है इस नियम के अनुसार, तो हम क्या करेंगे, इस प्रकार से नमः जमा ते, तो नमस्ते शब्द का निर्माण हुआ, और ये हमारा अंतिम उदाहरण था। इस प्रकार से आज हमने संधि का जो है विश्लेषण किया। मुझे आशा है कि आपने को ये संधि निश्चित रूप से पसंद आई होगी। इस प्रकार के व्याकरण से संबंधित लिटरेचर पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का दिल से आभार, धन्यवाद।